चलो, तो पिछले क्लास में जो है हम लोग पढ़े थे कि कूलॉम्ब्स लॉ क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि कूलॉम्ब्स लॉ जो था मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हेड लगाओ, डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, डिपेंडेंसी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द मीडियम, कि मीडियम पे जो है कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला बात करते हैं मीडियम में। तो मीडियम जो होता है क्या होता है कि चार्जेस जो है कहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, सराउंडिंग उसका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर में। इसमें एयर में मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज है Q1 और एक और चार्ज है क्या हमारा Q2, और इन दोनों के बीच के सेपरेशन जो है वो थोड़ा देर के लिए हम दे दिए R। तो Q1 जो है Q2 पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो दोनों रेस्ट पर है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह Q1 पे फोर्स एग्जर्ट करने वाला कौन है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 2 जो है फोर्स एग्जर्ट करेगा 1 पर और 1 पे जो है फोर्स एग्जर्ट करेगा 2। अब ध्यान से देखो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। इस फोर्स का जो वैल्यू होगा इक्वल अपोजिट होगा। इक्वल अपोजिट का मतलब जितना फोर्स इधर लगेगा, ए चार्ज इस पर लगाएगा, उतना ही फोर्स ए इस पर लगाएगा। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के क्या है, के जो होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ठीक है। जैसे पढ़े होगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था कितना, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो वहां पे G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G था वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है। एक बात यहाँ बता रहे हैं कि G जो था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, G जो था वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक है ना। वो कोई भी जगह पे चल जाओ, एयर में चल जाओ, वाटर में चल जाओ, कोई भी प्लेनेट पे चल जाओ, G जो है वो हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। लेकिन ये K जो है, K ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है, अच्छी बात है। K का यूनिट का बात करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा हमारे पास, यूनिट हो जाएगा हमारा फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एक K का यूनिट होता है, अच्छी बात है। डायमेंशन कोई पूछते थे तो डायमेंशन भी बता देंगे, ठीक है। डायमेंशन जो है एक बार जेईई मेंस के एग्जाम में पूछ चुका है। तो फोर्स का होता है डायमेंशन ml/t-2, ठीक है। आर का होता है डायमेंशन एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर तक हो जाएगा अपॉन Q1 Q2। Q1 का डायमेंशन IT और Q2 का डायमेंशन भी IT। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा देखो ml³ हो जाएगा और t स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो t का पावर कितना हो जाएगा, -4। तो t का पावर -4 और i स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो -2, ये होता है। कहीं कहीं बुक में i की जगह पे a लिखा रहता है, तो वो भी लिख सकते हो, t का पावर -4 i a का पावर -2, ठीक है। चलो डायमेंशन हो गया, ठीक है। ये होता है k के बारे में बेसिक चीजें।
अब मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट डिपेंड ऑन मीडियम, ऑन द मीडियम, कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये सवाल है। सबसे पहले तो देखो यहां पे समझाते हैं, समझो। एयर के लिए जो है वो के का वैल्यू, एयर के लिए जो के का वैल्यू होता है, बेसिकली के का वैल्यू वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। के लिए के का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और इसको और बोलते हैं 1/4 पाई, एक वर्ड यूज करते हैं एप्सिलॉन नोट, एक वर्ड यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, ठीक है, एप्सिलॉन नोट ये होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट होता है, ये एयर के लिए होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एयर के लिए ये 9 × 10⁹ फिक्स है। ये जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 1/4 पाई गुने 9 × 10⁹ इधर आ जाएगा, 9 × 10⁹ यहाँ पर आ जाएगा, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना आएगा। तो एक बात बताओ यहाँ पे कि ये एयर के लिए है, किसके लिए, एयर के लिए, समझ गया ना, कि एयर के लिए के का वैल्यू है, लेकिन एयर के लिए के का वैल्यू ए है, लेकिन होता क्या है कि कोई और मीडियम में जाते हैं, कोई अदर मीडियम, कोई मान लो और मीडियम में जाए, जैसे एयर जो है हमारा क्या हो गया, एयर एक रिफरेंस हो गया, एयर हम रिफरेंस लेंगे, माने एयर के रिस्पेक्ट में ही सब फोर्स देखेंगे कि एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू के कंपेयरिंग में और मीडियम में कैसा है, ठीक है। जैसे एयर में मान लो कि 10 न्यूटन लग रहा है दो चार्ज के बीच में, तो एयर के कंपेयरिंग करके जो है वाटर में कितना लगेगा ऐसे देखेंगे, तो एयर के कंपेयरिंग करके अदर मीडियम में देख रहे हैं, तो देखो अदर मीडियम में मान लो कि जो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एयर में होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अदर मीडियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है ना, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन ये डिपेंड करता है मीडियम पे, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अभी एप्सिलॉन जो है कैसे निकालते हैं इसके बारे में जो है तुमको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो पढ़ा होगा कि ये मीडियम जो है किसी भी मीडियम का, देखो एयर में जो है कितना था फोर्स, एयर में फोर्स कितना था, तो एयर में अगर इतना हो गया तो फोर्स का वैल्यू अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं कितना, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 1/K/Q1Q2/r² होता है। तो बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा के जगह पे 4πε0 × Q1Q2/r², ये हो जाएगा एयर में फोर्स, अच्छी बात है, एयर में हो जाएगा फोर्स, एयर में। लेकिन और कोई मीडियम आ जाए, अदर मीडियम आ जाए, मान लो अदर मीडियम, कोई और मीडियम हो जाए एयर छोड़ के, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स ऑन कोई मीडियम इक्वल टू कितना, K/Q1Q2/r², लेकिन K का वैल्यू अब उतना नहीं है, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन × Q1Q2/r², इतना है। अब होता क्या है कि जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वो एक बात हमेशा याद रखना कि जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वो हमेशा एयर से बड़ा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होता है। ये एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, हमेशा बड़ा, कभी भी बड़ा, मतलब कोई भी मीडियम में जो एप्सिलॉन का वैल्यू होगा वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है।
और इस एप्सिलॉन को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, पहले आराम से समझो। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, एप्सिलॉन एयर से बड़ा है, एयर से क्या है, बड़ा। अब यहाँ पर समझो आराम से, जैसे मान लो कि एयर में अगर हम फोर्स निकाले थे तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर कोई मीडियम में फोर्स निकाले तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक बात बताओ कि यहाँ पे मीडियम में फोर्स जो है ये एप्सिलॉन ज्यादा है, एप्सिलॉन क्या है, ज्यादा, और एप्सिलॉन नॉट कम है। अभी बताया ना कि मीडियम में जो एप्सिलॉन होता है ज्यादा होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू एयर से तो हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन अगर ज्यादा होगा मीडियम का और एप्सिलॉन नॉट कम होगा, तो ए वाला नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, कम होगा। आ रहा समझ में? एप्सिलॉन जो है वो ज्यादा है, एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होता है। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना? एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट से क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन, अच्छा कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है? अगर ए टर्म ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मीडियम में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो एयर के कंपेयरिंग क्या होगा, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, एयर में। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम इन एयर या वैक्यूम। वैक्यूम में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, एयर। अब क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी समझो पहले थोड़ा सा और। ठीक है, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से, मतलब एयर की परमिटिविटी से ज्यादा होता है, माने फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है? तो इसको कांस्टेंट हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? एयर की परमिटिविटी से जितना गुना ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन आर है क्या? तो ऐसे बोलेंगे कि हाउ मच टाइम्स more than permittivity of medium, permittivity of medium, ठीक है ना, as compared to permittivity of free space, permittivity of free space, फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है? मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कितना गुना ज्यादा है, जितना गुना ज्यादा होगा, जितना गुना ज्यादा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, समझ में आया ना, कितना गुना ज्यादा है एप्सिलॉन, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई भी फोर्स मीडियम में निकाल रहे हैं, कोई भी फोर्स मीडियम में निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं, अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख देंगे इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये होता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला, कोई भी मीडियम में, कोई भी मीडियम में। क्लियर हुआ? कोई भी मीडियम में। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के लिए एयर, एयर में जो है एप्सिलॉन आर का वैल्यू वो 1 के बराबर होता है लगभग। किसके बराबर? 1 के। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब ई टर्म अगर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो एयर में जो फोर्स होगा, एयर में वो कितना हो जाएगा, एयर में फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? एयर में फोर्स हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पे लिख देंगे कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही ना आया था एयर में फोर्स,
एयर में फोर्स, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एयर में फोर्स उतना ही होता है। अब मान लो कि एग्जांपल में वाटर में बोलता है, वाटर में, तो वाटर में जो एप्सिलॉन होता है वो 81 गुना होता है एयर के एप्सिलॉन से, 81 गुना लगभग होता है एयर के एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब है कि वाटर में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा जाए वाटर में, तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पे 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा एयर में फोर्स, वाटर में फोर्स है, ठीक है ना, कितना 1/81 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर में जो फोर्स है वो एयर के कंपेयरिंग में, इसके जगह पे फोर्स इन एयर है अपन 81 गुना कम है। 81 गुना क्या है, कम। हम तो बोल ही रहे हैं कि वाटर में जो फोर्स है एयर के कंपेयरिंग में 81 गुना क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं, कैसे कम हो गया है इसके बारे में हम तुमको आराम से बता रहे हैं, ठीक है ना। वाई, ठीक है, 81 गुना कम क्यों हो गया। अभी 81 तो हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन कम क्यों हो गया है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो कि एयर है, मान लो यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और इसके बीच में डिस्टेंस मान लो कितना है R, तो फोर्स लगेगा कितना K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छी बात है, K के जगह पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एयर में किसी प्रकार का आयन वैन नहीं पाया जाता, तो आराम से फोर्स इतना हो जाएगा, ये हमारा फोर्स इन एयर है, अच्छी बात है। अब मान लो वाटर में ले गए, अब उन दोनों चार्जेज को कहाँ ले गए, वाटर में, एक Q1 चार्ज है, अभी Q2 चार्ज है, अब कहाँ ले गए इसको, वाटर में। अब देखो यहाँ पर कि ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज क्या है, प्लस। अब वाटर जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2O होते हैं, H2O। अब H2O जो है न्यूट्रल होता है, पहले क्या होता है, न्यूट्रल। H2O का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब मान लो कि वाटर का मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा है, ऐसे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। Q1 के सामने चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना। Q1 के पास चारों तरफ होगा, Q1 के पास वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे ऐसे हैं, Q2 के पास भी, ठीक है, Q2 के पास भी। अब होगा क्या, समझो, याद करो हम बताए होंगे इंडक्शन, हम क्या बताए थे, इंडक्शन, याद करो। होता क्या है कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी के सामने अगर एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो क्या करता है ये पॉजिटिव चार्ज कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे चार्ज आ जाता है माइनस, यहाँ पे चार्ज आता है प्लस। तो वही बात यहाँ पर है, ये न्यूट्रल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स। और होगा क्या कि जैसे ही मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है, तो होगा क्या कि जैसे ही प्लस चार्ज जो है इसके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसा फिनोमेना जो है यहाँ पे बनेगा। उसी तरह Q2 के पास भी जो है वही कहानी होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब होगा क्या कि इसके बीच का सेपरेशन मान लो कितना है, R है, बीच का सेपरेशन क्या है, R। अब आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलो इससे कर लेते हैं। देखो अब होगा कहानी क्या कि Q1 और Q2 जो है इसको रिपेल कर रहा था, अच्छी बात है, रिपेल कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, रिपेल कर रहा था। लेकिन ध्यान से देखो कि ये जो डाइपोल बने, दो ठो पोल, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस चार्ज जो बना ये प्लस को तो अट्रैक्ट भी तो करेगा, मतलब इसमें कुछ अट्रैक्शन भी होने लगेगा, इसमें कुछ क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन भी। बताओ एयर में जो था वो अट्रैक्शन हो रहा था, प्लस जो है वो प्लस को रिपेल कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन माइनस जो है वो प्लस को भी तो अट्रैक्ट भी तो करता है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, इसको अट्रैक्ट भी तो कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन भी जो है बन रहा है, अट्रैक्शन भी बन रहा है। तो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स
वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, घट गया। और वाटर में, एयर में किसी प्रकार का आयंस नहीं था, एयर में कोई प्रकार के आयन नहीं था, कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा था, कोई अट्रैक्शन, यही सिर्फ क्या हो रहा था, रिपल्सन। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ डाइपोल्स क्रिएट हो गए, उसके कारण क्या होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा। ये जो डाइपोल्स इंड्यूस चार्ज होगा, इसको एक नाम देते हैं हम लोग, आगे चल के पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है ना, आगे चल के पढ़ेंगे कंडक्टर चैप्टर में। पोलराइज हो गया, तो पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे डाइपोल जो है अट्रैक्ट करने लगे, यहाँ पे डाइपोल बन गया वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास, अभी दोनों अट्रैक्ट करने लगे। अट्रैक्ट करने की वजह से फोर्स जो है क्या हो गया, घट गया। पहले अब उतना नहीं रहा वाटर में फोर्स, तो इसलिए जो है वाटर में जो फोर्स होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि 81 टाइम्स जो है एयर की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया ना। चलो, तो इस तरीके से जो है फोर्स का वैल्यू जो है एयर में सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो फोर्स इन एयर पढ़ लिए हम लोग कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फोर्स इन मीडियम पढ़ लिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा फॉर्मूला ला रहे हैं, समझो कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, फोर्स इन एयर। तो मीडियम में जो फोर्स होता है वो एयर के फोर्स से कितना गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। या ऐसे बोल सकते हैं कि एयर में जो फोर्स होता है वो जो है मीडियम के फोर्स से एप्सिलॉन आर गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया ना। चलो क्लियर हुआ। चलो, तो एक सवाल करते हैं, आराम से समझो, एक सवाल करते हैं इसी चीज को समझने के लिए। सवाल करते हैं, समझो कि क्वेश्चन है कि 2 चार्जेज 3 कूलम एंड 6 कूलम आर separated at distance 3 millimeter. Then if in air पहले कहाँ रखा है, एयर में, 3 मिलीमीटर इन एयर, 3 मिलीमीटर इन एयर कहाँ रखा गया है बेटा, एयर में। इफ हॉल arrangement is kept in the liquid of relative permittivity को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी को इस दिया हुआ है ये 8। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on each charges in the liquid। तो बताओ कि उस लिक्विड में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये सवाल है। आराम से समझो कि यहां पर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान समझो कि 2 चार्जेज हैं 3 कूलम के, और 3 कूलम और 6 कूलम था, और इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है, कितना दिया है, 3 मिलीमीटर। तो 3 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। वो एयर में रखा गया पहले, तो एयर में रखा गया तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इन एयर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू एयर के लिए कितना था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, इंटू
Q1 कितना है 3 कूलम, Q2 भी कितना है 3 कूलम अपॉन R स्क्वायर, R मैंने 3 गुने 10 का पावर -3 मीटर उसका होल स्क्वायर। देखो कूलम कूलम 2 कूलम कैंसिल, फिर देखो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा एयर में कितना 9 गुने 10 का पावर 9 गुने 3 तरीके 9 गुने ऊपर 9 हो गया बच गया बाई 3 का स्क्वायर कितना 9 10 का पावर -3 का स्क्वायर कितना -6 मीटर स्क्वायर, और ऊपर था न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आना भी चाहिए। 9 से 9 कैंसिल, 10 का पावर 6 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 9 गुने 10 का पावर 15 न्यूटन। एयर में फोर्स लग रहा है दोनों के चार्जेस के बीच में, मतलब ए इस पे फोर्स लग रहा है कितना 9 गुने 10 का पावर 15 न्यूटन। एक बात याद रखना कि लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू सेंटर लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट हो गया लाइन, तो ये सीधा लाइन समझ जाना, थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए, क्लियर हुआ ना। यहाँ पे दिक्कत है ड्रॉ करने में इसलिए हम बोल रहे हैं 9 गुने 10 का पावर 15 न्यूटन ए इस पे इधर लगाएगा। अब ध्यान से देखो कि इस हॉल अरेंजमेंट को कहाँ रखा गया, वाटर में। कहाँ रखा गया, वाटर में। वाटर नहीं बोल रहा है, कोई लिक्विड बोल रहा है। देखो मान लो कि इस पूरे अरेंजमेंट को उतना ही डिस्टेंस को में रखा गया, कहाँ रखा गया, लिक्विड में, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रो कांस्टेंट कितना दिया है 8 दिया है। इसके बीच का सेपरेशन वही है 3 मिलीमीटर, ठीक है। और इस चार्ज का वैल्यू जो है हमारा कितना है 3 कूलम, और इसका कितना है 6 कूलम। अब इस लिक्विड पे पोलराइज होगा, पोलराइज से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद करो फोर्स कितना कम हो जाता है, तो फोर्स कम हो जाता है इस लिक्विड के अंदर, कितना हो जाएगा एयर के कंपेयरिंग में एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगा कम। अब एयर में फोर्स निकालने हैं 9 गुने 10 का पावर 15 न्यूटन अपन कितना 8। तो देखो एयर के कंपेयरिंग में लिक्विड में कितना फोर्स कम हो गया 1/8 टाइम्स क्या हो गया फोर्स कम हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलो समझ में आ गया हो, आ गया समझ में, बोलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल जो है वो IIT एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ध्यान समझो। सवाल है कि सवाल है ऐसे कि टू मेटेलिक balls, two identical balls, metallic identical balls of charge Q and density जो है दिया हुआ, वो दिया हुआ है रो, डेंसिटी दिया हुआ है रो आर, हैंग्ड बाई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल का मतलब बिना एक्सटेंड होने वाले स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग एट द एंगल थीटा, थीटा पे जो है, और वो इक्विलिब्रियम में, वो थीटा पे, थीटा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में थीटा पे उसको है, ठीक है ना। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एट द डिस्टेंस एंगल थीटा, क्लियर हुआ। मेटेलिक आइडेंटिकल बॉल्स है, अब बॉल्स को स्फेरिकल मानना है। इफ द होल अरेंजमेंट is kept in the liquid of density सिग्मा, एक ऐसे लिक्विड में डाला गया जिसकी डेंसिटी कितना है सिग्मा दिया गया, ठीक है, वही हॉल अरेंजमेंट को, पूरे अरेंजमेंट को। तो फाइंड द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, ये सवाल है, ठीक है।
ये सवाल जो है हमको बनाना है। तो बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है इसमें, समझो। हुआ क्या कि देखो यहाँ पर एक रस्सी है, इससे दो ठो जो है बॉल माना गया है, एक बॉल ए और एक बॉल ए, ठीक है। या स्फेरिकल मान सकते हैं, स्फेरिकल नहीं दिया है, बॉल तो स्फेरिकल मानना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो इसके बीच का सेपरेशन कितना है आर, अब इसके बीच का एंगल कितना है थीटा दिया हुआ है, इसका मास m है, मास m है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन T हो गया, इस पे लग रहा है mg, नीचे टेंशन लगेगा ना, टेंशन पुल करेगा अपनी तरफ, और ए इस पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ई थीटा बाई 2, ई बी थीटा बाई 2, ई थीटा बाई 2, ई बी थीटा बाई 2 तो कितना हो जाएगा, कोस ई बी थीटा बाई 2, दिस एंगल इज थीटा बाई 2। तो टी का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, टी का इधर जिधर थीटा रहता है उधर कॉस होता है, टी कॉस थीटा बाई 2, और टी का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, टी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि ई इक्विलिब्रियम पे है, किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, अरे बोलो, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाएंगे, टी कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना, mg, नीचे की तरफ फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेंगे तो टी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ ई, तो टी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ ई, इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करते हैं, करो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2, तो इधर हो जाएगा कितना, एफ ई अपॉन एम जी, इक्वेशन मान लो हम यहाँ पे थर्ड, ठीक है। अब हुआ क्या कि उस पूरे अरेंजमेंट को क्या किया गया कि एक लिक्विड के अंदर डिप किया गया, डुबाया गया, देखो वैसे ही अरेंजमेंट हम बना रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पूरा वैसा ही अरेंजमेंट, चलो देखो पूरे अरेंजमेंट वैसा ही है, उतना ही एंगल पे, वही चार्ज है, वही स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉल है, और सेपरेशन वही है, मान लो सेपरेशन आ रहा है, मास m है, यही मास m है, लेकिन इसको एक लिक्विड के अंदर रखा गया, कहाँ रखा गया, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर ऐसा रखा गया कि इस लिक्विड की जो डेंसिटी है सिग्मा दिया हुआ है, कितना दिया है, सिग्मा, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं एप्सिलॉन आर दिया है, हमको वही फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल वही सेम है, सेम अरेंजमेंट को रखा गया उतना ही एंगल पे, तो ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2। अब होगा क्या समझो, यहाँ पे भी जो है सारा फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो ए इस पे फोर्स लगेगा एफ ई नहीं एफ ई डैश, क्योंकि मीडियम में जो है मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स, तो यहाँ नया फोर्स हो जाएगा एफ ई डैश, हमको नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि एयर के कंपेयरिंग से कितना गुना कम होगा, एप्सिलॉन आर गुना कम होगा, अच्छी बात है। यहाँ पे टेंशन होगा टी, वही टेंशन होगा, सेम रेंज पे रखा गया था, तो बताओ कि यहाँ पर होगा क्या समझो, इसके अलोंग जो है नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में एक mg लगेगा, अच्छा ई थीटा बाई 2, तो ये भी कितना होगा, थीटा बाई 2, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बाई 2। अब टी का ई कॉम्पोनेंट जो है इधर वो होगा कितना, टी कॉस थीटा बाई 2, और टी का ई कॉम्पोनेंट होगा टी साइन थीटा बाई 2, अच्छी बात है, टी को साइन थीटा बाई 2। लेकिन एक बात बताओ कि जैसे ही इस लिक्विड को हम डुबाए हैं तो इस पर एक प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर जो है एक बायोंसी फोर्स भी लगेगा, बायोंसी फोर्स भी, एयर की जो है बायोंसी कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कोई लिक्विड हो तो उसकी बायोंसी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब जो है वहां पे फोर्स जो है ऊपर वाला फोर्स नीचे फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम पे है,
इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स कितना है Fb प्लस टी कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू mg। और नीचे तो यहाँ पे टी कॉस थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा बाई 2 mg माइनस बायन्सी फोर्स के। उसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स के बराबर करेंगे, 4 हो गए इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स बराबर करेंगे तो याद करो टी साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, किसके बराबर, ये हो जाएगा बराबर हमारा एफ ही डैश के, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो 5। 5 को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करो तो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड कितना 5 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या होगा कि टी टेन थीटा बाई 2 बचेगा इधर एलएचएस में, और आरएचएस में कितना बचेगा एफ ही डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी बायन्सी फोर्स। अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से समझना, इसको इक्वेशन मान लो 6। अब इक्वेशन 3 और 6 को देखो ध्यान से, 6 को इक्वेशन 3 और 6 को देखो। इक्वेशन 3 किसके बराबर था, इक्वेशन 3 जो है वो बराबर था एफ ही अपॉन एम जी के, इक्वेशन 3 है। और टेन थीटा बाई 2 एलएचएस बराबर है, आरएचएस भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे हम बराबर अगर करते हैं, अगर बराबर करते हैं तो बराबर कितना होगा, यहाँ बराबर करो तो हो जाएगा हमारे पास एफ ही अपॉन एम जी बराबर एफ ही डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी। बताओ यहाँ पे हम लिख रहे हैं एफ ही अपॉन एम जी इक्वल टू एफ ही डैश क्या था, एफ ही डैश बाई एफ ही बाई एप्सिलॉन आर था, इंटू कितना एफ जी माइनस एफ बी। बोलो लिक्विड में जो फोर्स होगा एफ ही डैश है वो एयर के कंपेरिजन में कितना कम होगा, एप्सिलॉन आर को ना कम होगा, एफ से एफ कैंसिल, एप्सिलॉन आर को यहाँ लाओ और एम जी को यहाँ पे लाओ, तो एम जी अपॉन कितना हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी। अब ध्यान से देखो कि बायोन्सी फोर्स क्या होता है। मान लो कि एम मास का बॉडी है और ये लिक्विड में भरा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी मास डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये किसके लिए है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के लिए, ये किसके लिए है, जो है हमारा बॉल के लिए है, बॉल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे बायोन्सी का मतलब होता है, बायोन्सी के मतलब बता रहे हैं, बायोन्सी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई बॉल पड़ा है और इसकी डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है प्रेशर डिफरेंस के कारण बायोन्सी फोर्स, और उस बायोन्सी फोर्स का वैल्यू होता है वही क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, याद रखना डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया तो अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कितना मान है भी, इसकी वॉल्यूम को मान लो थोड़े से के लिए भी, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा भी मैंने जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है वो इंटू जी, ठीक है, आया समझ में, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। चलो तो यहाँ पे पुट कर दो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एम जी, एम जी की जगह पे कितना एम मास है, मास कितना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो बी इंटू रो भी जी माइनस ये कितना सिग्मा भी जी। अब देखो वॉल्यूम कट जाएगा कॉमन लेके, और ऊपर जी भी है को देखो जी, तो जी भी कट जाएगा नीचे कॉमन लेके, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा सवाल था हमारा, वही मीडियम के ऊपर। क्लियर हुआ ना, चलो समझ में आ गया होगा। एक और सवाल करते हैं, ध्यान से समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि यहां पे समझो कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इसके बीच का सेपरेशन है कितना R, सेपरेशन कितना है R है, सेपरेशन कितना है R है। क्लियर हुआ। अब फोर्स लग रहा होगा कितना, फोर्स इक्वल टू लग रहा होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे अरेंजमेंट को क्या किया गया Q1 Q2 को, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक नोट पॉइंट लिखवा रहा है, ठीक ना, काम आएगा क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन IIT एडवांस में एक बार पूछ चुका है। Q1 है अभी Q2 है, अब हुआ क्या, अब होगा क्या समझो, अब क्या हुआ कि इस पूरे अरेंजमेंट को क्या किया गया, पूरा अरेंजमेंट को
पूरा एक ऐसे लिक्विड में भर दिया गया जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस पे जो फोर्स होगा एयर में वो फोर्स होगा F, लेकिन इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा F डैश होगा, F डैश होगा। और हमको पता है कि F डैश का वैल्यू क्या होगा, एयर से तो कम होगा। F डैश का वैल्यू क्या होगा, F से कम होगा। कितना कम होगा, तुम पता है F डैश इक्वल टू F बाई एप्सिलॉन आर गुना कम होगा, पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि फोर्स F के F ही रहे, फोर्स जो है सेम रहे, जो एयर में फोर्स था वही लिक्विड में रहे। तो एयर में जो है फोर्स वो लिक्विड में रहे, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे जो है सेम रख सकते हैं। तो सुनो, पहले हम फोर्स का वैल्यू देखते हैं। फोर्स का वैल्यू होता है कितना, फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सुनो, चार्जेस तो फिक्स हैं, चार्जेस तो क्या है, फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, 4 पाई कांस्टेंट, सब फिक्स है। अब एप्सिलॉन आर भी फिक्स है। तो फोर्स को अगर सेम रखना है तो हम आर को कम बेसी कर सकते हैं, आर को कम बेसी क्या कर सकते हैं। तो फोर्स जो है घट गया है। तो फोर्स घट गया है तो हम फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, फोर्स को क्या चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो इस आर को जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कम, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो हम डिस्टेंस को कम करके जो है हम फोर्स को उतना ही कर सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स डिस्टेंस को क्या करेंगे, चार्ज के बीच का सेपरेशन घटा देंगे कोई मीडियम में ही। जो फोर्स घटा होगा डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बढ़ जाएगा फिर। तो वही सवाल है कि आर का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए ताकि फोर्स जो है वही रहे। समझ में आया, फोर्स वही रहे। तो मान लो कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे क्या है, Q2 है। अब इसको हम d डिस्टेंस पे ले आए। कितना डिस्टेंस पे ले आए, d डिस्टेंस पे ले आए। अभी मान लो r से कम करके हम कितना ले आए, d कर दिए, ठीक है ना। r को घटाते घटाते कितना कर दिए, एक d डिस्टेंस सेपरेट कर दिए, ठीक है, d डिस्टेंस सेपरेट कर दिए। समझ में आया। और अभी भी जो है ये कहां पर है, एक ऐसे मीडियम में है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दी हुई है। अब ये ऐसा डिस्टेंस d किए हैं ताकि अभी भी फोर्स लग रहा है F ही लग रहा है। तो यहां पर अगर हम फोर्स का वैल्यू लिखना चाहें, तो इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया है, तो फोर्स का वैल्यू होगा कितना, फोर्स का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर नहीं डी स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू बराबर होना चाहिए जो एयर में फोर्स था, एयर में फोर्स कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बोलो, अब ध्यान से देखो कि Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू डी स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा कितना, आर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, आर अपॉन कितना, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट। डी का वैल्यू ए होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सवाल जो है चाहिए एडवांस में एक बार पूछा था, तो अब इस तरह के सवाल हम कर लिए। क्लियर हुआ, अच्छा क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्यान से समझो, अच्छा सवाल है, सोच समझने वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लो कि यहाँ पे एक धागा है, एक स्लिंग है, स्लिंग के साथ एक धागा से, दो धागा से, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा बन गया, तो समझ आना सीधा है। इसके पास दो ठो चार्ज लटकाया हुआ है, एक क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ठीक है। अब क्या किया कि इसको छोड़ दिया गया, रिलीज किया गया, क्या किया गया, रिलीज, ठीक है। जैसे ही रिलीज करेंगे, अब इसका मास जो है, इसका वो दिया है मास m, और इसका मास दिया है हमको, इसका भी मास m, ठीक है। इसका चार्ज दिया है 2q, इसका चार्ज दिया है q, एक का चार्ज 2q दिया है, एक का चार्ज q दिया है। तो होगा क्या कि कुछ समय के बाद ये दोनों चार्जेज ज्यादा है कम है, तो चार्जेज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल कर करके जो है क्या होगा, रिपेल कर करके क्या होगा कि ये दोनों चार्जेज जो हैं वो कुछ ऐसे डिस्टेंस पे आ जाएंगे, ऐसे डिस्टेंस पे 2q यहाँ पर आ जाएगा, q यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
वो कुछ एंगल पे चले जाएंगे। मान लो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन जो था यहाँ पे था, यहाँ से रिलीज किया गया, तो ए चल जाएगा मान लो एंगल θ1 और ए एंगल चल जाएगा मान लो कितना θ2। अब सवाल है कि क्या होगा ऑप्शन, θ1 बड़ा होगा θ2 से, कि θ1 बराबर होगा θ2 के, कि θ1 लेस देन होगा θ2 के, या ठीक है ना, या नन ऑफ दिस, कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं रहेगा, ये सवाल है। अब सुनो, ये जो है सोचने वाला सवाल है, ठीक है ना, सोचने वाला सवाल है। अब देखो यहां पर मास दोनों का सेम दिया है, मास दोनों का क्या दिया है, सेम। मास अगर सेम दिया है तो mg तो दोनों पे सेम लग रहा है mg, और इस पे भी mg सेम लग रहा है। अब a जो चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है कितना, F। तो एक बात बताओ कि a भी चार्ज जो है वो इस चार्ज पे कितना लगा रहा है फोर्स, F। याद करो न्यूटन थर्ड लॉ कि जितना फोर्स a जो है चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। तो बताओ कि जितना फोर्स इस पे है नेट फोर्स, उतना ही फोर्स नेट फोर्स इतना ही है। तो इक्विलिब्रियम से ये जो है सेम एंगल पे जाएंगे, आ रहा समझ में ना, जितना फोर्स इसके लिए है उतना ही फोर्स इसके लिए है, दोनों सेम पे, नेट फोर्स सेम है दोनों पे, ठीक है ना। तो दोनों पे नेट फोर्स सेम है, देखो नेट फोर्स दोनों का E वाला आएगा, इस पे भी दोनों का नेट फोर्स A वाला आएगा। तो दोनों पे नेट फोर्स जो है सेम है, इसलिए दोनों जो है बराबर एंगल पे जाएंगे। तो θ1 इक्वल टू क्या होगा आंसर, θ2। ये कभी मत सोचना कि भारी चार्ज है तो कम एंगल जाएगा, ये ज्यादा हल्का चार्ज है तो ज्यादा जाएगा। क्लियर हुआ ना, याद रखना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आराम से समझ के, सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। सवाल है हमारा, सवाल नहीं है, देखो एक नोट पॉइंट लिखते हैं थोड़ा सा, कि ध्यान से देखो, ध्यान से। होता क्या है कि हम तुमको बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक है ना। मीडियम कितना तरह से पोलराइज हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर फोर्स लगता है। तो होता क्या है, मान लो कि यहां पर एक Q1 चार्ज है और यहां पर क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज है, क्या है, Q2 चार्ज है। अब ये जो है मेटल के अंदर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, मेटल के अंदर, कहाँ, मेटल के अंदर, ठीक है, मेटल के अंदर रखा हुआ है। अब होगा क्या, समझो, मेटल के जो होता है, मेटल की एक टेंडेंसी होती है ये बढ़िया तरह से पोलराइज होना, पोलराइजेशन जो है मेटल से बढ़िया तरीके से होना। तो एक Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, एक Q1 चार्ज जो है मान लो इसके चारों तरफ प्लस बन गया, माइनस बन गया, यहां पे प्लस बन गया, यहां पे माइनस बन गया, ठीक है, और कुछ दूर प्लस बन गया, ठीक है, कुछ दूर क्या बन जाएगा, प्लस। उसी तरह Q2 के पास जो है कुछ दूर नजदीक में बन गया माइनस, ठीक है, और कुछ दूर बन गया प्लस। ये मेटल के अंदर ही हो रहा है। तो मेटल जो है अच्छी तरह से पोलराइज हो जाता है, मतलब ये जो Q1 Q2 जो है एक दूसरे को जो रिपेल करेगा, एक Q1 Q2 आपस में रिपेल करेगा एक, और जो अट्रैक्ट करेगा वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाता है, अट्रैक्शन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन जो होता है सबसे ज़्यादा मेटल के अंदर होता है, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होता है तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटिव होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है मेटल के लिए कितना होता है, इन्फिनिटिव। और फोर्स अगर इन्फिनिटिव होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है नीचे इन्फिनिटिव है तो फोर्स किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होता है मेटल के अंदर वो टेंड करता है किसको, जीरो को। क्लियर हुआ ना, फोर्स टेंड करेगा जीरो को। 1/इन्फिनिटिव कितना होगा,